चलिए पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। और राइटर का नाम कौन चाहिए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, द्विवेदी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। देखो रे, इससे पहले हम देखे थे कि जब हम पढ़े थे मैक्स मुलर के बारे में, कौन भारत से हम क्या सीखे, उसमें एक चीज़ बताया गया था कि उसको हिंदी में कोई रूपांतरण किया था, उसका नाम क्या था? वो तो उसका पहला था लाला सिंह यादव, किसका? वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। इसका क्या था? भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए थे? भवानी शंकर त्रिवेदी। इसका मैक्स मुलर का जो हिंदी में रूपांतरण क्या था, किधर गया? कौन थे? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। पढ़ते हैं इसके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। करा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में, देखो आरत है, ठीक है, क्या है? आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसमें ज़्यादातर पढ़ेगा तो बलिया में ही ज़्यादातर जन्म हुआ था, सॉरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा था। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके अनेक साहित्य, शास्त्र, इतिहास, संस्कृत, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहन में बैठ कर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। मतलब कह रहा है ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अच्छा बता दें, द्विवेदी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये दो वेद के बारे में जानते हैं, दो वेद का ज्ञान इसके पास होगा, दो वेद को अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए इसको क्या है? द्विवेदी। जैसे त्रिवेदी बोलते हैं, किसी को चतुर्वेदी पढ़े हो? चतुर्वेदी, तो चतुर्वेदी हम उसको बोलते हैं चारों वेद का ज्ञान होगा, अच्छा से मतलब उसको याद कर लिया होगा, उसको क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। अब जरा बताओ, ये पढ़ने में बहुत कुछ पढ़े, इतिहास मतलब देखो लगभग भाषा इसने पढ़ लिया था। कर वे ज्ञान को बोध और पंडित की सहायता में ढाल कर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के ललित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, तुलसी और रविन्द्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। मतलब कारा कभी कभी ऐसा इसलिए लिखता है कि उसके अंदर में कबीर का भी गुण है और रविन्द्रनाथ टैगोर जो था उसका भी गुण है, और कभी कभी तुलसी का भी गुण उसमें मिल जाता है, क्योंकि वो संस्कृति पढ़े हैं, प्राकृतिक भाषा पढ़े हैं, अवधी भाषा, सब भाषा लगभग उसको पढ़े हैं। अगर उनकी सांस्कृतिक दृष्टि अपूर्व है, उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है। क्या बोला? उसका कहना होता है कि भारत की जो संस्कृति है ना, किसी एक आदमी का देन नहीं है। मतलब कि एक आदमी देन है क्या? भारत की संस्कृति इतना जो है, हमारा भारत में विविधता है, मतलब संस्कृति यहाँ पर सभी का अलग अलग संस्कृति है, मतलब हर कास्ट के, हर जाति के लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। इसलिए करा कि बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवन नीर संयोग से विकसित हुआ है। करा एक जाति का देन नहीं है, बल्कि समय समय पर जो आए अपना संस्कृति यहाँ पर छोड़ दिए। आगे द्विवेदी जी की प्रमुख रचना है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा ये पूछा हुआ है, ठीक है। चारू चंद्र ये भी पूछा गया, पुनर्वा भी पूछा गया, अनामदास का पोथा, ये सब उपन्यास हैं। सूर्य साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास का ललित योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये सब आलोचना, मतलब किताब का नाम उसके हैं। आगे करा संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धो की बानियाँ, विश्व भारती शांति निकेतन, तो ये सब करा कि पत्रिका का संपादन, इसने पत्रिका भी लिखा, उसमें ये सब पत्रिका था। द्विवेदी जी को एक हाँ ये याद रखना, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व उसका लिखा हुआ एक किताब था जिसमें उसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण जानते हैं? भारत सरकार द्वारा एक अच्छा सा मतलब सिविलियन ऑर्डर, मतलब क्या कहते हैं ये, भारत सरकार क्या कहता है उसको पुरस्कार देता है किसी आदमी को, चाहे साहित्य के क्षेत्र में, चाहे गणित के क्षेत्र में, मतलब किसी क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है। तो
इसको मिला था पद्म भूषण मिला था इसको, बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, पुरस्कार होता है। सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली, वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। मतलब ये बहुत जगह, जैसे मान देखो पढ़ो, पहला क्या बोला था? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कहाँ बोला? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इस सब में क्या रहे थे? प्रोफेसर। प्रोफेसर जानते हो उनके? प्रोफेसर रहे और प्रशासनिक पदों, मतलब बहुत सारे पदों पर भी वो रहे थे। आगे बढ़िए। सन 1779 में दिल्ली में उनका निधन हो गया। देखो बताए थे, इसका जन्म और निधन याद करना है तो कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर याद, अभी फिलहाल चूंकि एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो याद ही करते चलो, लास्ट में आएगा तब देखा जाएगा। अब कह रहा है हजारे प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली से लिए गए प्रस्तुत निबंध, अभी जो पढ़ेगा वो क्या है? निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है? निबंध है। निबंध है प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध, याद रखना ये कैसा निबंध है? ललित निबंध। कैसा निबंध है? ललित निबंध। ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा और घातित कर दिखाया है। करा इसमें बस नाखून का सहारा लिया गया है, असल में हमारे समाज की क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, उसके बारे में बताया है। बस सहारा किसका है? नाखून का। नाखून बढ़ जाता है ना, उस तरह इसमें बस सहारा लिया गया नाखून का। आय करा कि एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकित करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और संस्कृति चेतना को निरूपित करता है। मतलब कह रहा है कि एक और क्या होता है? नाखून बढ़ता है, नहीं बढ़ता है? हमारा नाखून बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? नाखून बढ़ता है। कह रहा है जो नाखून बढ़ता है वो ये दर्शाता है कि हम सब पहले पशु थे ना, पशु थे, और हम सब क्या करते, उसको काटते रहते हैं ना, हम सब काट रहे हैं, तो हमको ये भी दर्शाता है कि अब हम सब क्या बन गए? मानव। अब जो नहीं काटता तो अभी पशु है, क्या कर सकता है? अब आगे देखें, करा कि लेखक ने नाखूनों के बहाने, वही बोले नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली, मतलब एकदम आनंद, मतलब हंसी मजाक में मनोरंजक शैली मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास, चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। इसमें कुछ भाव जगाएगा, पढ़ेंगे अभी तब पता चलेगा। छोटा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा, खत्म करिए जाएंगे। वो पढ़ने में लगता है कुछ लगता है कि बड़ा है, लेकिन तुरंत खत्म हो जाए जल्दी। देखो रे, चैप्टर का नाम क्या रे? नाखून क्यों बढ़ते हैं। हाँ सुनो, सभी बच्चे ध्यान रखना क्लास में, ठीक है? जो बोल रहे हैं उसको समझना, ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछना, अभी शुरू करेंगे डायरेक्ट, ठीक है, क्लासे में। और जो पढ़ा है वो भी, जो नहीं पढ़ा वो भी, क्लास में पूरा ध्यान रखो। क्लास में मतलब जो पूछ रहे हैं बोलते रहोगे ना, पढ़ने में मज़ा आएगा। नहीं बोलोगे, चुपचाप रहोगे ना, मतलब मज़ा आएगा करेगा। क्लास में मज़ा लो, ठीक है? हिंदी में कुछ टेंशन लेते हैं। तो देखो करा कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। कभी ऐसा हुआ है? कौन बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पता चलता है कि मतलब एक जवाब कुंजित है, नहीं होता है। अब बच्चा ऐसा होता है कि जैसे मान लो कभी उसको पूछो, कोई पूछ लेगा कि जरा बताइए ये बारिश क्यों होता है। अब लो तुम बता देगा बारिश क्यों होता है। अब लोग बोलेगा बादल से होता है, तो बादल क्या है, मतलब फिर बोले बादल बोल दिया, अब बादल कहाँ से आता है, बादल कैसे बनता है। अब उसको इतना क्वेश्चन करेगा कि मन करता है चुप बैठ। लेकिन असल में देखा जाए तो बच्चा अगर क्वेश्चन करे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जवाब दो। अगर तुमको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसको डांटो नहीं, बस उसको बोल देना, बस कुछ ऐसा बात बोल देना ताकि उससे आगे उसका क्वेश्चन नहीं उठे, या बोलना आज तुम कल बता देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं डांट के छोड़ दो। अगर तुम उस बच्चे को डांट दोगे तो पक्का बात है उस बच्चा का जो उत्सुकता होती है ना पढ़ने के प्रति, वो जानने के प्रति जागृत क्या होता है, बैठ जाता है, जिसके कारण उसके अंदर डर बैठ जाता है। वही बच्चा आगे चल के क्या हो, जैसे तुमसे बच्चा हो, तुमसे बचपन पक्का कोई डांट दिया होगा, क्लास में कुछ होता है कुछ भी नहीं करता है, चुपचाप बैठ के डांट देता। ऐसे बच्चा को अगर डांट दिया जाता है तो आगे चल के कहीं भी क्लास में भी क्वेश्चन पूछना नहीं चाहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो जब पूछेंगे तो कहीं मार देंगे तो डर लगने लगता है। इसलिए बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, वो समझा देना चाहिए हाँ ऐसे से। वही कह रहा है, अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। कौन बड़ा दयनीय जीव होता है? अल्पज्ञ पिता। अल्पज्ञ मतलब क्या होता है? जिसके पास थोड़ा कम ज्ञान हो। अब जैसे मान लो हमारे गांव हमारे जो माता पिता हैं, मैक्सिमम का माता पिता ऐसा होता है कभी उतना पढ़े लिखे नहीं है, जितना हम सब पढ़ रहे हैं उतना पढ़े लिखे नहीं है। अब वैसे माता पिता से अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या जवाब मिलेगा? वही कह रहा है, मेरी छोटी लड़की
ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि जरा बताओ किसने क्वेश्चन पूछा था, छोटी लड़की। राइटर के छोटी लड़की कह रहा है, छोटी लड़की ने जब एक दिन पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब लो क्वेश्चन हम पूछ रहे, बता रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो चीज जवाब तेरा पास। अब बच्चा की समझेगा। अब जरा बताओ, अगर तुमसे बच्चा पूछ लेगा कि बता नाखून क्यों बढ़ते हैं, तुम बोलेगा ये हमारे पशुता का प्रतीक है। वहाँ बोल लो अब पशुता कौन चीज है, प्रतीक कौन सी है। तो बच्चा को इसका क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए करा तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। करा जैसे पूछा हम कुछ सोच नहीं सके। बेचारा पिताजी करा हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांटा करते हैं। डांटते नहीं डांटते हैं कि अगर तुम नाखून बढ़ा लो, माँ बाप ने डांटे तो कम से कम सर डांटिए देंगे ना कि नाखून बढ़े जानवर बच्चा है। तो आगे डांटा करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि ये अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ा करते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छुटकर सेंध पर हाजिर। जैसे मान लो कि कोई हाजिर नहीं होता है रे अपराधी क्या, उसको मार पीट दो, जेल दे दो, जेल में जाएगा ठीक ठाक रहेगा, फिर जैसे छुट जाएगा फिर तो वही काम। मतलब निर्लज मतलब बेलज्जा ऐसे ही है। नाखून बेचारा बार बार काट देते हैं, फिर बार बार क्या करता है, बैठ जाता है। कैसे निर्लज है। तो आगे आखिर ये इतनी बेहया क्यों है। अब क्वेश्चन कर रहा था ये नाखून इतना बेहया क्यों है। बेहया जानते होंगे भाई, बेहया क्यों है। कहा कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। क्या था मतलब जब तुम सब क्या था, जंगली था, वन मानुष जैसा। तो वन मानुष जैसा तो ठीक है हमें नहीं तो ठीक। देखो आगे करा कि उसे नाखून की जरूरत थी। हाँ सुनो, करा कि जब मतलब वन मानुष जैसा था तो उसको नाखून की जरूरत थी। करा कि उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी था। जीवन को रक्षा करने के लिए नाखून बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे। उसका अस्त्र मतलब हाथ से चलाने वाले क्या थे, नाखून थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। जानवरों के लिए पहले कौन सा अंग सबसे आवश्यक था, नाखून। दांत भी था लेकिन नाखून के बाद, पहले नाखून। करा फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालें काम में लाने लगा। रामचंद्र जी की बानरी सेना थे ना, बानरी सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। कौन सी, वही पत्थर ढेला सब नहीं था वही। करा कि उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। अब अगर पढ़ेगा इतिहास तो उसमें पता चलेगा कि जो पहले आदमी थे पहले बनाना किस शुरू किए थे, हड्डी का ही हथियार, पत्थर का बनाते थे सब। करा कि इन हड्डियों के हथियारों में सबसे मजबूत और सबसे ऐतिहासिक था देवता राजा का वज्र। याद रखना हड्डियों में भी किधर गया, हाँ, देवताओं के राजा का वज्र जो दधीचि मुनि, ये आदमी का नाम है, मतलब कोई मुनि जी थे, मुनि बोलते हैं, देवता मुनि का, जो दधीचि मुनि के हड्डी से बना हुआ था। याद रखना सबसे ज्यादा हथियार कौन था, दधीचि मुनि का हड्डी का बना हुआ अस्त्र हथियार। करा मानव और आगे बढ़े, उसने धातु के हथियार बनाए। किसे बनाए, धातु का मतलब लोहा, ये सब जो है ना, लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक ये सब धातु का बनाए। जिसके पास लोहे का अस्त्र और शस्त्र थे वे विजय हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्य के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी कि मनुष्य के पास लोहे के अस्त्र थे। मतलब कहा देवताओं के राजा थे ना, देवता का राजा, उसको भी मनुष्य से क्या लेना पड़ता था, सहायता। असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे का अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे। आर्यों के पास ये दोनों चीज थे। आर्यों के पास क्या था, घोड़ा भी रहता था और ये लोहा का अस्त्र भी रहता था। आर्य विजय हुए। अब जिसके पास जितना हथियार रहेगा वही जीतेगा, सिंपल बात है। जिसके पास जितना हथियार वो विजय होगा। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे, सब हारते गया। अब क्या हुआ, लोहे का अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। फिर इतिहास कहाँ बढ़ा, आगे बढ़ा। अब करा पतीले वाले बंदूक ने, पतीले वाला बंदूक जानते हो, पहले बंदूक में क्या करता था, तीर डाला जाता था, ये क्या कहता था उसमें, बारूद डाल तब बंदूक चलाता था। एक बार में एक के फायरिंग, मतलब धधरा रहा, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, एक बार में एक के बार। फिर करा कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम बरसक वायुयानों ने इतिहास को किस कीचड़ भरे घाट पर घसीटा है, ये सबको मालूम है। कह रहा कि पहले जैसा था वो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ा, क्या क्या लाया, बम आया और ये सब बंदूक ये सब आया, वो धीरे धीरे क्या हुआ, अपने को मतलब कह रहा कि इतिहास को क्या क्या कीचड़ में घसीट दिया।
अभी वही हाल चल रहा है। तो नहीं कुछ हुआ, पहले निकाल पहले एकदम पहले उसको। तो ये सबसे बेकार मत कर दिया, ठीक है। हाँ, आगे करा कि अब चलो, नखदर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके पकड़ के आगे की ओर चल रहा है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा गया कि नखदर जो मनुष्य थे, जिसके पास नाखून रहता था पहले, अब किस पर विश्वास करते हैं? एटम बम पर। मतलब बतिन पर एटम बम पर। आगे करा, पर उसके नाखून अब भी बढ़ते रहे, लेकिन करा कि विश्वास है किस पर? एटम बम पर। फिर भी अभी उसका नाखून बढ़ता है, बढ़ रहे हैं। अब भी मनुष्य, अभी भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वो याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। मतलब प्रकृति, भगवान हमको ऐसे याद दिला देता है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम याद करो, तुम एक क्या थे? जानवर थे, ठीक है, तुम एक जानवर थे। आगे करा कि तुम वही लाख वर्ष के पहले के नख दंतालंबी जीव। नख दंतालंबी मतलब कि जिसका नाखून लंबा होता था और दांत भी लंबा होता था। अभी तो करें, अभी सोचो थे, अभी तो अपना दांत कितना एकदम इतना तक आगे बन जाता, लेकिन पहले आदमी का दांत क्या होता था? बड़ा बड़ा होता था। खास रहे दो दांत दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? दांत पड़ा है ना? नहीं रे, किधर किधर क्या रहे पता नहीं, मोलर, प्रीमोल, इंसाइजर है, ठीक है। जो है दो दांत, जो भी चिरने फाड़ने जो काम करता रहे, ये दांत पहले मनुष्य का, ये दोनों दांत बड़ा रहता है। जिससे बाघ नहीं रहता है, बाघ का नहीं रहता है, बाघ का ये दांत, वो दांत पहले आदमी बड़ा रहता है। सोचो तुम सब दांत अगर बड़ा निकल जाए तो कैसे एकदम। आगे देखो, करा कि पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाले और चरने वाले। मतलब पहले क्या करते हैं? जानवर के साथ साथ हम सब भी चरते थे, और मैं तो यहाँ से वहाँ तक चल, मतलब तुम सब भी आगे बढ़ो। हाँ, पहले रे दादा पता था, ठीक है। तत्किम तो इसलिए कहता है, मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून ना काटने के लिए डांटते हैं। क्या कह रहा है? नाखून अगर नहीं काटते डांटते कि नहीं डांटते हैं? वही कह रहा है कि किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वो अपने बच्चे को नाखून नष्ट करने पर डांटता रहा होगा। मतलब कह रहा है कि अभी क्या हाल है कि अभी जब नाखून हम काटते नहीं हैं तब डांटते कि नहीं डांटते मम्मी सब। और वही बात अगर मान लो पहले कोई नहीं, और तोरा तुम नहीं रहता, लेकिन तोर मम्मी पापा हमरा बोलते कैसे बच्चा कुछ बोले ना, छो नाखून भरावे चाहिए, हम ही डांटेंगे आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि कभी ऐसा हुआ होगा कि पहले के आदमी, पहले के माँ बाप नाखून काट लेने पर डांटता होगा, नहीं डांटता होगा रे कि नाखून है तब तो बचाव करेगा, तुम नाखून क्या काट लिया। लेकिन आजकल क्या है? आजकल नाखून रखने पर डांटा जाता है, उल्टा हो गया। लेकिन प्रकृति है कि वो अपनी नाखून को जिलाए जा रही है और नहीं जानते कि मनुष्य को इतने कोटि। ये थोड़ा पंखा बंद कर, बल्ब बंद कर, दोनों बल्ब जलने लगा रहे, तो खड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, हाल तरह खड़ा नहीं हो जाता है रे, ऐसा क्या खड़ा तीनों लगता जैसे कि फेविक्विक पर चिपक गई है। पंखा बंद कर, नीचे फेविक्विक लगा था कि ठंडा लग रहा है। चार नहीं देव से जाओ। हाँ, तो कितने शांत है बताओ तो, फालतू महल्ला को करवाते रहती है। हाँ, अब तो गर्मी ऐसे नहीं है, फिर उतने में गर्मी लगना चाहिए। हाँ, तो क्या तक पहुँचे रे? नाखून को जिलाए जा रहे हैं और मनुष्य की वो अब भी उसे काटा जा रहा है। कर वे कम वक्त रोज बढ़ते हैं क्योंकि वे अंधे हैं। क्या वो अंधा है? कम वक्त क्या करते रोज रोज बढ़ते हैं, नहीं जानते कि मनुष्य को इससे कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। मतलब कह रहा नाखून को ये पता नहीं चल रहा है कि अब इसकी जरूरत हमको नहीं है, इससे बड़का अच्छा हमको अस्त्र मिल गया है। लेकिन कह रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए, ये उसे असहाय है। कह रहा कि उसके अंदर का ये सब ऐसा मतलब जानवर वाला गुण रह जाए, वो चाहता नहीं कि हमारे अंदर क्या हो, जानवर वाला गुण आए। आगे बढ़ो। लेकिन ये भी कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है? ठीक है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती ही जा रही है। मतलब हम कैसे कहते हैं, अभी भी देख रहे हैं मनुष्य की बर्बरता घटाना है और क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। सही बढ़ते जा रहा है। देखो जैसे कह रहा है कि मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ है। जैसे सोच लो
कि जब पहले की बात करा, हिरोशिमा के बारे में सुना है? 9वीं क्लास में पढ़ा होगा कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 2 को बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, किस पर? हिरोशिमा पर, जापान की हिरोशिमा पर, जिस पर क्या हुआ, बहुत सारे आदमी मारे गए थे। और अभी तक अब तो धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन फिर भी अपाहिज पैदा होता था। ऐसा बच्चा पैदा होता था कि मान लो कि किसी को हाथे न, किसी को पैर न, किसी को मुंडी न रहता था, लेकिन पैदा होता था। मतलब इन्हें बाद में करता था, नहीं किसी को हाथे नहीं रहता था, किसी को पैर नहीं रहता था, कभी किसी के धरे खाली मुंडी खाली होता था। सोचो बहुत दिन तक मतलब अपाहिज पैदा, वहाँ का जगह जमीन बंजर हो गया था पूरा। वही करा ऐसा थोड़ी कभी हो रहा है। आए करा कि ये तो उसका नवीनतम रूप है। कर ये पुराना जमाना में ऐसा नहीं होता था, जब नाखून था तब ऐसा होता था क्या? ये तो नया जमाना में ऐसा होने लगा। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। राइटर कहता है कि जब भी मैं कभी कभी देखता हूँ निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पासी वृत्ति की जीवंत प्रतीक है। और करा मैं इसको देख के मुझे याद आता है कि ये सब क्या उसके मतलब कि पासी वृत्ति मतलब पशु के समान का जो है काम, वो उसका प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मरना नहीं चाहता। मनुष्य के अंदर जो पशुता होती है, मनुष्य के अंदर जो पशु गुण होता है, उसको तुम कितनों काट दो, उतना मार दो, वो मरने वाला नहीं है। करा कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया है। वात्स्यन ने कामसूत्र से पता चलता है। याद रखना, एक किताब है जिसका नाम क्या है? कामसूत्र। किताब का नाम क्या है? कामसूत्र। और वो किसका लिखा हुआ है? वात्स्यायन का। आदमी का नाम है वात्स्यायन और किताब का नाम क्या है? कामसूत्र। करा उससे पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारते थे। पहले आदमी क्या संवारता था, अभी और संवारता, अभी पता ना अजीब अजीब लड़की से आधा ये कलर आधा वो कलर, पागल है मतलब नाखून रे ना कलर बदल रहा है, तो ई कलर वो कलर, वह काम यूँ करा। पहले संवारता था, अगर कि संवारता था। उनके काटने की कला काफी मनोरंजक करा कि उसको काटने की कला क्या था? मनोरंजक, मतलब थोड़ा अजीब तरह काटता। कैसे करा? उसको काटने के लिए त्रिकोण, मतलब त्रिकोण, वर्तानुकूल, चंद्राकार, दंतुल आदि भी क्या है दंतुल आदि विविध आकृति के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। मतलब अगर पहले नाखून काटता था ना, अजीब मतलब डिजाइन बना के नाखून काटता था। इन्हें के सीधा काट ले पूरा, नहीं डिजाइन बनाता था नाखूने पर। वही हालियाँ करा अभी। उनको शिक्षक उनको शिक्षक मतलब क्या होता है? मोम। ऑब्जेक्टिव पूछता है शिक्षक मतलब क्या होता है? मोम। कारण उनको मोम और अलग तक मतलब अलता से यत्न पूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था। उसको एकदम रगड़ क्या बनाता था? लाल, और एकदम चिकना एकदम प्लेन बनाया जाता था। करा गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नख पसंद करते थे। ये ऑब्जेक्टिव पे याद रखना कि बड़े बड़े नख कौन पसंद करते थे? गौड़ देश के लोग। और दक्षिणात्य लोग क्या करते थे? छोटे नाखून पसंद करते थे। दोनों याद रखना, बड़े बड़े नख गौड़ देश के और छोटे छोटे नख दक्षिणात्य। अपनी अपनी रुचि है देश की भी और काल की भी, लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है। ये बात चाहूँ तो भी भूल नहीं सकता। मतलब आगे बढ़ोगे, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यास जन्य सहज वृत्तियां रह गई है। दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतः शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। मतलब कह रहा कि ऐसे मान लो कि कभी बहुत दिन तक हमारे मनुष्य को उसकी जरूरत पड़ी थी, इसलिए क्या हुआ? अनायास बिना काम का, जैसे नाखून बढ़ता है ना, उसको ये लगता है कि अभी भी इसका काम है, बिना काम क्या करता है? बढ़ते रहता है। अगर नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा। केस मतलब बाल। और अगर दांत का दोबारा उठना तीसरा है। क्या दांत गिरता है ना फिर दोबारा आता है, ये तीसरा है। पलकों का गिरना चौथा है। पल्ला गिरता है ना, मतलब ये बाल है, जिसका बाल टूट के फिर क्या तो बढ़ जाता है, ये चौथा है। और असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृति को ही कहते हैं। ऑब्जेक्टिव याद रखना, सहजात वृत्ति मतलब अनजान स्मृति, मतलब जिसे हम नहीं जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहजात वृत्ति। कर हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की मन की और बाघ की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिली। और सोचिए, अगर बोल रहा है कि अगर मान लो इंसान क्या करे कि चुपचाप आराम से बैठे और बैठ के कभी जिसको काम जरूरत नहीं है वो काम अगर होता है, मतलब नाखून क्यों बढ़ता है, केस क्यों बढ़ता है, सब अगर इसके बारे में सोचे तो उसको पता चल जाएगा कि हम सब पहले क्या थे, उसके इतिहास में पता चल जाएगा। यही बोल रहे हैं। आगे करा कि पर कौन सोचता, पर लेकिन सोचता कौन ऐसे है? आगे करा सोचना तो क्या, उसे इतना भी नहीं पता चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने जो सहजात वृत्ति है वो उससे पशुत्व का प्रमाण है। मतलब करा वो जो उसको इतना भी पता नहीं है कि जो नाखून बढ़ रहा है ये असल में क्या है?
पशुता की पहचान है कि मतलब तुम पशु थे। ठीक है, आगे उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी मनुष्यता की निशानी है। और उसको जो काटते हो तुम, ये तुम्हारा की क्या है, तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, उसको काट रहे हो। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह इसके भीतर रह गई है, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। करा के लेकिन देखो पशु मतलब पशु वाला गुण छोड़ चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पशु वाला गुण उसके अंदर रह गया है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उससे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्य की विरोधिनी है। मतलब कह रहा कि पशु वाला उस गुण चाहिए नहीं। आगे मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। क्वेश्चन खुद कर रहा है, बताओ हम ऐसा करना चाहते हैं कि जरा बताइए ये जो आदमी बढ़ रहा है किधर बढ़ रहा है, कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर बढ़ रहा है। असल में देखा जाए तो आदमी मनुष्यता की ओर बढ़ नहीं रहा, आज धीरे धीरे आदमी पशु के समान होते जा रहा है। जैसे मान लो ना कि मतलब थोड़ा सा भी अपने आप में मतलब थोड़ा सा अपने आप में क्या है कि कह सकते हो कि संयम नहीं रहता है। किसी बात थोड़ा सा कुछ बोल दिया, अब हम भी बोलबे करेंगे। अब अगर मान लो कोई गांव देहात में अगर देखो, अगर तुम एक गाल देते हो हमको एक गाल दिया, हम तुम दो गाल देंगे, ले हम तो कम है कि हैं। और वही से हमको एक थप्पड़ मारा है, एक थप्पड़ मारा कैसे, हम तुमको दो थप्पड़ मारेंगे। बस यही तो ये हाँ यही तो हो रहा है। मतलब ये पशुता को बढ़ रहा है, मनुष्यता को नहीं करा के। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, करा बताओ अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है काटने की ओर बढ़ रहा है, और धीरे धीरे बढ़ा रहा है। आदमी सोचता है जितना मेरे पास हथियार रहेगा उतना हम सेफ हैं, वही सोच रहा हूँ। सोचो बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। करा मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। करा मेरी जो लड़की पूछी हमसे, मानो कि ये हमसे नहीं पूछा, पूरे मनुष्य से पूछा ये ऐसा क्यों हो रहा है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। करा कि ये हमारी पशुता की निशानी है। मतलब ये करा कि अगर हम अस्त्र बढ़ा रहे हैं तो ये भी हमारे क्या है, पशुता की निशानी है। मतलब अगर हम अस्त्र बढ़ा रहे हैं हम क्या है, पशु हैं। भारतीय भाषा में प्रायः ही अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता है। 15 अगस्त को जब हम अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी भी अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। मतलब कह रहा कि हम भी अंग्रेज वाला जब स्वाधीनता इंडिपेंडेंस दिए थे तो क्या इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता होता है, यहाँ पर नहीं। हम क्या इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अपने ही अधीन रहना। हम अपने अधीन हैं अभी भी। अंग्रेजी में कहना हो तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। हम इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, क्या सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका। अब उसने अपनी आज़ादी की जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। क्या यह क्या संयोग की बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजान में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। कहा कि सच में ऐसा किया गया, क्या सच में हम सब अनजान है इस भाषा से कि हम क्यों ऐसे लगा रहे हैं। आगे करा मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति मतलब अनजान स्मृति ही नाम बताए थे ना इस पर। सहजात वृत्ति मतलब अनजान स्मृति की ही नाम है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः भी हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। मतलब धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है, सोचने लगा क्या करें हम कैसे सुखी बनाए सकें। करा कि हमारे देश के लोग पहली बार यह सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया है। हम कोई नवसुखी नहीं है जो रातों रात अनजान जंगलों में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए हैं। हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकारी विपुल और संस्कार उज्ज्वल है। हमारे अनजाने में भी ये बात एक खास दिशा में सोचने की प्रेरणा देती है। ये जरूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई। मतलब कह रहा है हमको क्या पहले से हम सोचते हैं वो अलग बात है, धीरे धीरे परिस्थिति बदल गई। पहले कुछ और बात होता था, अभी कुछ और बात है, बदल गया परिस्थिति। लेकिन उपकरण नए हो गए, मतलब उपकरण नया आ गया है और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है, पर मूल समस्या बहुत अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त को आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। वह स्व के बंधन कहाँ बजा खत्म हो गए, यहीं तो इस पेज पढ़ लो। स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकता। अपने आप के द्वारा लगाए हुए बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उससे हम चिपटे ही रहे। मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जो हमारा पुराना का उससे हम चिपटे रहें। ठीक है, मतलब कह रहा है
कि हम जो पुराना था उसे मतलब क्या कहना हुआ है, अभी परिस्थिति बदल गई है, तो कर हम ये जो कह रहे हैं परिस्थिति बदल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो पुराना था उसी से हम चिपटे रहे हैं, ठीक है, लेकिन चिपटे रहे। पुराने का मोह सब वांछनीय नहीं होता। क्या बोला रे? पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मतलब कह रहा कि हमेशा अगर तुम पुराने बातों में उलझे रहोगे तो वो तुम्हारे ठीक नहीं होगा। थोड़ा आगे भी सोचना भी चाहिए, कुछ नया चीज़ भी सोचना समझना चाहिए। हमेशा पुराना चीज़ को सोचते रहेंगे, जो चीज़ हो चुका है तो वो हमेशा सही नहीं होता है। आगे, मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकते। तो याद रखना, इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बंदरिया का भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दें। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। क्या बोला था? सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये बात याद रखना कि जो जितना पुराना था ना, जरूरी नहीं कि सब पुराना अच्छा हो, लेकिन जो सब जैसे जैसे नया आया है सब नया खराब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ पुराने जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ नया भी है वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और क्या बोले, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों की जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं और मूढ़ लोग दूसरों के इशारों भटकते रहते हैं। जो कहता है, जो मूर्ख लोग हैं ना, जो बकलोल कर सकते हो, दूसरा का इशारा भटकता है। बहुत सारा आदमी अपने गाँव में ऐसा होता है कि जो अपना बुद्धि से काम नहीं करेगा, कुछ भी होगा और दूसरे जाकर पूछने का ऐसे तो करिए, जब हाल है तो अपना बुद्धि नहीं है कि आओ कि कभी भी देखो, कभी भी यदि तुम दूसरे से पूछ कर काम करोगे तो सिंपल बात है कि वो जब भी तुमको बताएगा वो अपने अकॉर्डिंग बताएगा। एक बात समझो, अभी तुम अगर पढ़ रहे हो, अगर तुम किसी पढ़े लिखे आदमी जाकर पूछोगे ना हमको कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो तुमको बताएगा, लेकिन इतना बताएगा कि ताकि वो तुम इतना पढ़ पाओ, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ लो। कभी भी आदमी कहता कोई भी कितना तो सहपाठी है ना, हर सहपाठी एक स्वार्थ उसके अंदर रहता है। सब चाहता है कि मेरा दोस्त अच्छा पढ़े, सब चाहता है कि वो पढ़े, लेकिन सब ये भी चाहता है कि हमसे ज़्यादा वो नहीं पढ़े। ये कंफर्म बात सोच लो, सच्ची ये बात है। इसलिए तुम अपने मन से, अपना बुद्धि विवेक से चलना पड़ेगा। हमको कैसे क्या करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए अच्छा उससे पूछो, ठीक है। ये सब बात आगे बढ़ो, लास्ट इसमें करें सो हमें परीक्षा करके हितकर बात सोच लेनी होगी, और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में वो हितकर वस्तु निकल आवे तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अगर मान लो हम सोचेंगे और यदि वो बात जो बोला है दूसरा आदमी वो हमारे लिए अच्छा है तो हम वही बात मान लेंगे, इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बाद ये जो एक पेज बचा हुआ है इसको कल पढ़ लेंगे। कल कोई क्लास सही है? किस क्या बजे? 6 बजे 7 बजे 7 बजे से 1 घंटा ले लेंगे, 7 से 8 6 बजे सबको हिंदी पढ़ा देंगे, ठीक है। ठीक है, लड़का सब जाइए, इसको बंद करो। हाँ नहीं रे।